तक आप लोग फंस जाते हो। आपको अच्छा आपको लगता क्या है पहला क्यों सही ये क्यों लगता है? तो इसलिए लगता है कि हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, कोई नियम थोड़ा है। ये इनडायरेक्टली मान लिया गया दाएं से बाएं लिखते हैं, पहले ये भरा जाना चाहिए। जब सेम एनर्जी है तो आप किसी में पहले आप पेयर कर दो। आगे चला जाए। ऊपर कर रहे हैं, ऊपर क्या करें इसको चलो यहाँ पर हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल any two electron of a atom cannot have all the four quantum numbers same. All the four quantum number same. तो किसी एटम के किस मतलब किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। यहाँ पर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हीलियम ले रहे हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। अब ये 1s2 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन, ये n, ये l, ये m, ये s, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान रखना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है सेकंड इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है 1s में, तो दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा गया है, देखो 1 लिखा गया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है s में, s में है ना, तो इसका मतलब दोनों के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब ये अगर 0 है तो m भी 0 होगा, तो m भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा 0 होगा। ये तीन क्वांटम नंबर सेम हो गए। लेकिन आपको बताया गया था कि किसी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं या हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होगी। मतलब अगर एक के लिए आप प्लस हाफ लिख रहे हैं तो अगले के लिए आप माइनस हाफ लिखेंगे। एक के लिए आप प्लस हाफ लिख रहे हैं तो अगले के लिए क्या लिखेंगे। तो ध्यान दो, ये तीन क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन चौथी डिफर कर रही है। अच्छा ध्यान रखना, अभी अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पर ध्यान दो, अभी जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे थे, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर ध्यान दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 और 6 है, ये 2s2 2p4 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अगर हम कहें कि हम ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखा गया है, जो रूल फॉलो नहीं होगा उसका नाम लेंगे आप। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
ऐसे लिखा गया है। या ऐसा कर दिया जाए, इसको क्वेश्चन बना लिया जाए, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एट। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन ही बना देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एट, ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या हो जाएगा? डी। पहला क्यों गलत है? आप फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा है। पहला क्यों गलत है? आप फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा है। ये 2s होना चाहिए था, 2s2 होना चाहिए था, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्यों गलत है? हम शुरू ओबे नहीं हो रहा है। कौन सा रूल यहाँ पर ओबे नहीं हो रहा है? तीसरा क्यों गलत है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं हो रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, तो स्पिन सेम है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत है, लागू नहीं हो रहा है। चला गया? चल रहे हैं। ऑर्बिटल, इधर लगे ऑर्बिटल। थ्री डायमेंशनल स्पेस, स्पेस around nucleus where probability को इंग्लिश में संभावना कहेंगे। probability of finding electron is maximum। कितना भैया? 90 to 95%। Three-dimensional space around nucleus where probability of finding electron is maximum। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। फोर टाइप, चार टाइप क्या होंगे? पहला एस ऑर्बिटल, क्या होगा? स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, एंड सिमेट्रिकल। स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, द्वारा क्या लगा है? हाँ, कहाँ खड़े हो? मोबाइल देख रहे हो? खड़े हो? मोबाइल चल रहा है? ये क्लास में मोबाइल भी है? क्लास में पढ़ना हो तो बैठना, तमाशा करना हो बाहर चले जाना।
जैसा लिखा गया है। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती। दिशा ना होने का मतलब जैसे यहाँ से आप चले इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आप इधर चले इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर चले इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन चलेगा मतलब मिले, आप जिधर चले इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कोई विशेष दिशा नहीं है कि उस विशेष दिशा में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और अगली दिशा में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई विशेष दिशा नहीं है। तो इसलिए वर्ड हमने यूज किया है नॉन डायरेक्शनल। और सिमेट्रिकल यूज किया है, इसका मतलब कि आप दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एस ऑर्बिटल है, आप किसी भी तरह से चलो ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। आप इधर से डिवाइड करना चाहो डिवाइड हो गया, आप इधर से डिवाइड करना चाहो डिवाइड हो गया। नॉन डायरेक्शनल मतलब सिमेट्रिकल है। तो तीन वर्ड आप याद रखिएगा, क्या क्या बेटा? स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल। आगे बढ़ाते हैं इसको, चलो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल फॉर पी सबसेल L की वैल्यू कितना बताए थे? 8। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8 0 प्लस 8। P ऑर्बिटल के सबसेल के लिए बताए थे, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होगी। तो चूंकि L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू -L से प्लस L तक, मतलब -L से प्लस L तक, तो -1 से प्लस 1 तक 3 वैल्यू। इसका मतलब P सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, i.e. P subcell has 3 orbitals. P subcell has 3 orbitals. P subcell में 3 ऑर्बिटल होंगे। अब कौन कौन से बेटा? px, py और pz। px, py, pz each are dumbbell shape, सभी डंबल शेप होंगे। डम्बबेल लिखते हैं, डम्बबेल मतलब डमरू के आकार के, डम्बबेल शेप डमरू के आकार के होंगे। एंड हैज 2 रो, हैज 2 रो, 2 लोब होंगे। लोब कितने होंगे ये याद रखिएगा, डायरेक्शनल होंगे। डायरेक्शनल का मतलब दिशात्मक, और अनसिमेट्रिकल होंगे। ये वर्ड आप याद रखिएगा। प्रत्येक आकर डम्बल शेप होंगे, डमरू के आकार के होंगे, सभी में 2 लोब होंगे, सभी दिशात्मक होंगे और अनसिमेट्रिकल तो असममितीय होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देगा, ये जैसे आपने एक्सिस बनाया है, यहाँ पर ये x है, ये y है, ये z है। अब जैसे px में बनाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x एक्सिस पर बना दो, ये ध्यान दो ऐसे, इसको कहेंगे px, क्या कहेंगे? px। इसको क्या कर रहे हो? अरे x के बाद y आता है तो y ही बनाएंगे, और इसको pz। ठीक है? एक साइड में अगर आप प्लस साइन दिखाएंगे तो दूसरी साइड में माइनस साइन दिखाएंगे। एक साइड में अगर प्लस साइन दिखाएंगे, हर चीज पूछ सकता है, तो दूसरी साइड में क्या दिखाएंगे? माइनस साइन। ये px हो गया, py हो गया और pz हो गया। एक लाइन नोट करके लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं, बहुत छोटी चीज है लेकिन जब नहीं आता कोई चीज बड़ी हो जाती है। फॉर pz के लिए m की वैल्यू 0 होगी। जो pz है इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। ठीक है?
आर डायरेक्शनल एंड अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर 5 आर्टिकल के बाद आप देख सकते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये 5 आर्टिकलों के सभी क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखा, ये dx dy dz, dx y dy z dz एंड d एंड है, ये एंड है, dx स्क्वायर y स्क्वायर हैज 4 रो, हैज 4 रो। डम्बल से थोड़ा सा बोलना है, डबल डम्बल से are clover leaf model। क्लोवर लीफ मॉडल। तो ध्यान रखिएगा, डबल डबल से मतलब 2 डबल के आकार के या क्लोवर लीफ मॉडल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? या क्लोवर लीफ मॉडल हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इधर ये x y z, ये x y z है। अब आप अगर x y बना रहे हो, ध्यान देना बेटा, तो पहले तो एक आर्टिकल ये x y के बीच में हो जाएगा और दूसरा ये जहां पर कुछ नहीं लिखे हो। अब अगर इधर प्लस है तो इधर भी इसके अपोजिट प्लस होगा, ये माइनस है ये माइनस होगा, ये dxy हो गया। अब अगर y z बनाना है तो आप समझ चुके होंगे कि y z कैसे बनाएंगे। x y ये क्या है? z। तो y z कहाँ रहेगा? y और z के ऐसे बीच में रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, dy z। हाँ तो तो हमारे आपकी जो बात चल रही थी वो यहाँ पे थे, इसको रिमूव करें क्या? रिमूव कर ले। यहाँ पर d zx हो जाएगा, इसको z कह देते हैं, x कह देते हैं, y कह देते हैं। तो फिर से वही ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस। ये एक अंतर है। अंतर क्या है? वहां पर प्लस के अपोजिट प्लस था, माइनस के अपोजिट माइनस था, सॉरी प्लस के अपोजिट माइनस था। यहाँ पर प्लस के अपोजिट प्लस, माइनस के अपोजिट माइनस। अच्छा, दिशात्मक कोड जो डायरेक्शन यूज किए हैं, आप इधर चलोगे तो काम मिलेगा, इधर चलोगे मिलेगा, इधर चलोगे नहीं मिलेगा, सुना ना? तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर की बात करें तो ये
वाई स्क्वायर। इसको लोग एक्स कह रहे हैं, इसको जेड कह रहे हैं, इसको वाई कह रहे हैं। तो जो स्क्वायर वाले होंगे वो एक्सिस पर होंगे। स्क्वायर वाले कहाँ पे होंगे? एक्सिस पर। देख लो ये एक्सिस के बीच में था, देख लो ये एक्सिस पर है। अभी डी जेड स्क्वायर के बारे में बताया था ना, यहाँ पर डी जेड स्क्वायर हैज टू रो, डी जेड स्क्वायर हैज टू रो with two concentric rings. Two row with two concentric rings. ये भी डायरेक्शनल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, डायरेक्शनल है, अनसिमेट्रिकल है, और एक और वर्ड कुछ यूज करना चाह रहे थे। हाँ, इसको एक और चीज याद रखिएगा, बेबी सूथर वेट मॉडल। या डक सेल मॉडल कहते हैं। ये बेबी सूथर मॉडल होगा या डक नट सेल मॉडल होगा। ध्यान रखना, ये डी जेड स्क्वायर है, ये ध्यान दो, ये इसको लोग जेड मान रहे हैं, जेड है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान दो, दो रो हो गया, ये डबल लाइन एक बन गया, डबल लाइन, और ये ऐसे एक रिंग और ये दो रिंग हो गई। तो ये है डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर फॉर डी जेड स्क्वायर m की वैल्यू 0 होगी। फॉर डी जेड स्क्वायर m की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, हमने कहा कि डी जेड स्क्वायर में कितने लोग हैं? 2 लोग। बाकी में कितने लोग हैं? 4 लोग। अगर आपसे कहा जाए डी ऑर्बिटल में कितने लोग हैं? तो 4 है, 2 4, क्योंकि ज्यादा में तो 4 लोग हैं, ज्यादा में क्या है? 4 लोग। तो फिर हम लोग 4 लोगों को सही मानेंगे, ठीक है। ये निकाल दे इसको, मतलब आगे चलो चलो। हाँ, एक मिनट बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे तुम्हारा। तो ये था, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो आगे लिखिएगा ये ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी होगी? 3, M की वैल्यू कितना होगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। I की
F सबसेट है कितना बेटा? F सबसेट में कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल। और सभी क्या होंगे? Each has complex structure। सभी का स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होगा, डायरेक्शनल होंगे और क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल होंगे। और एक वर्ड जो आपको यहाँ पर अगर लोब के बारे में पूछा जाए कितने लोब होंगे तो आपका आंसर होगा 6 लोब। ईच है 6 लोब। ईच है 6 लोब। प्रत्येक में ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईच है 6 लोब। बाकी ये तो कॉमन है, बाकी सारी चीजें तो अनसिमेट्रिकल डायरेक्शनल हर जगह पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये यहाँ पर 6 लोग होंगे, इसको आप ध्यान से रखेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो हमने आपको ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा दिया। अब एक वर्ड आपसे पूछता है डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या पूछता है बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल। व्हाट इज डीजनरेट ऑर्बिटल? तो आपका आंसर होगा ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो। डिग्री ऑफ डीजनरेसी ये डीओटी शार्ट में कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डीजनरेसी। तो जितने ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, क्या बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। डीओटी for s orbital कितना? 1 और p orbital वहां से बैठ यहाँ पर for p orbital 3 होगा, D के लिए 7, 5 होगा, D के लिए कितना होगा? 5, ये 5 है, और F के लिए कितना होगा बेटा? 7 होगा। ये चीज याद रखिएगा, अगर आपसे डिग्री ऑफ डीजनरेसी पूछा जाए तो जितने ऑर्बिटल होते हैं किसी सबसेट में उसकी डिग्री ऑफ डीजनरेसी है। तो D ऑर्बिटल के लिए 5 है, F के लिए 7 है, P के लिए 3 है, तो S में 1 होता है, ये बस 1 ही है। इसको आगे बढ़ाना क्या? DOT मतलब डिग्री ऑफ डीजनरेसी, इसलिए 60 में लिख दिया है। आगे करते हैं। D के लिए अरे 5 है यार, डिग्री ऑफ डीजनरेसी 5 है। बढ़ा रहे हैं इसको आगे। चलो, अब डिग्री ऑफ डीजनरेसी हो गई। एक वर्ड हम और थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, नो। पॉइंट ऑफ ऑर्बिटल where probability of finding electron, probability of finding electron
इज 0। यहाँ पर ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ आर्कल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कान इज 0। तो आर्कल का वो पॉइंट जहाँ पर कान पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। 2 टाइप का होता है, 2 टाइप। कौन सा? पहला हो जाएगा रेडियल नोड, रेडियल या इसी को स्फेरिकल बोलेंगे, हिंदी में गोली बोलते हैं, रेडियल और स्फेरिकल नोड। तो यहाँ पर फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। दूसरा हो जाएगा एंगुलर नोड, यहाँ पर l हो जाएगा। और टोटल नोड पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, n माइनस 1। जैसे एपी आर्कल है, ध्यान दो, एपी आर्कल मान लो ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो ये जो है ये रेडियल नोड है, ये यहाँ पर ये रेडियल नोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। और जब आप इधर से आ रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये इसको कहेंगे एंगुलर नोड। क्या कहेंगे? अब चाहे आप ऐसे आए चाहे थोड़ा पीछा हो के आए, इस डायरेक्शन से जब आप आएंगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो उसको फिर आप क्या करेंगे? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड सबके लिए फिक्स है, हर आर्कल के लिए एंगुलर नोड फिक्स है, क्योंकि सबके लिए ध्यान दो एंगुलर नोड की वैल्यू क्या है, तो सभी के l की वैल्यू फिक्स है ना, इसका मतलब एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, फाइंड spherical, angular and total node for 3p and 3d. Orbital 3p and 3d orbital. And 3D orbital. यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर 3p की बात करें तो देखिएगा सब लोग, यहाँ पर रेडियल या स्फेरिकल दोनों एक ही हैं, तो क्या लिखोगे? n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू कितना है यहाँ पर लिखे हो? 3, और l की वैल्यू कितना होती है? 1 माइनस 1 बराबर 1। एंगुलर कितना हो जाएगा? एंगुलर कितना होगा? l बराबर 1। टोटल n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। फॉर 3D यहाँ पर रेडियल क्या लिखोगे? n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। एंगुलर बराबर l बराबर 2। टोटल भैया n माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ पर एक पहलू आप एक चीज और बताना चाहेंगे, इधर का साई एक सिंबल है, साई स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी।
ऑफ पॉइंटिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लोग देखते कहां पे हैं? ऑर्बिटल में। कहां देखते हैं? ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल को, या हम लोग कह सकते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को। तो अगर आपसे कहा जाए साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या फिर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक भैया? अच्छा, एक तो साई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है, और 0 कहां पर होगी? नोड पे। देन इट रिप्रेजेंट नो, देन इट रिप्रेजेंट नो, देन इट रिप्रेजेंट नो। तो अगर कहा दिया जाए साई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो आप कहेंगे नोड को रिप्रेजेंट करता है। और लास्टली साई ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका कोई हमारे लिए बहुत वैल्यू नहीं है, ये फिजिक्स में तो आप लोग थोड़ा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, या एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो साई स्क्वायर के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको मैंने देख लिया। तो इस चैप्टर की कहानी हम आपको सुना चुके हैं, इस चैप्टर की कहानी आपको सुनाई जा चुकी है। तो जाओ तो आप बता दो। आज हम थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है, तो देखेंगे कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, आप देखते टाइप के उनको अपनाइए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये सब वाला क्वेश्चन नहीं बना क्या हुआ? ये dx dy वाला क्वेश्चन नहीं बना। कौन सा क्वेश्चन? जो बता डी वाला। चलो ये क्लास के बाद ये कैसे समझ पा रहे हैं इसको। तो ये चैप्टर का खत्म हुआ, केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के पहले हम आपको पीरियडिसिटी देखना चाहिए था, पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी अगर देख लेते तो केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़िया से समझ में आता, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा है, जो टॉपिक जैसा शेड्यूल में मिला है, मैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलना है। टाइम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत डेविएट नहीं हो सकते उससे, लेकिन शेड्यूल नहीं बदलना है, क्योंकि आपका टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब है ना, और वो पीरियडिसिटी पढ़ा के होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ही हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अगला आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है पढ़ने में भी, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि एटम जुड़ते क्यों हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो केमिकल बॉन्ड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बॉन्ड बनाते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त होती है? अगर आपसे कहा जाए एटम बॉन्ड बनाकर स्टेबल कैसे हो जाते हैं, तो जब कोई भी चीज जुड़ता है तो एनर्जी घटती है। जब कोई भी चीज जुड़ता है तो एनर्जी क्या होती है? घटती है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एटम फॉर्म बॉन्ड to attain stability. As energy increases, as it is endothermic, या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर P मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, आप पूरा लिख दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। P मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या बेटा, ये जब H और H जुड़ेगा तो ये H2 बनेगा, और यहाँ पर डेल्टा H ये -x किलो कैलोरी होगा। मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन i.e. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक।
बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? एक्सो परमिट होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो परमिट है। तो जब भी दो एटम नजदीक आएंगे, आपस में जुड़ेंगे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों घटेगी? चूंकि एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज होगा बेटा, जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं और बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो दो तरह के उसमें फोर्स ऑपरेट करते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन उनके एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, रिपल्सन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में होगा। जैसे हमने कहा कि बॉन्ड क्यों बनाकर, आपने कहा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त होती है? आपने कहा एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपसे कहा दिया जाए कि दो हीलियम आपस में क्यों नहीं जुड़ते, दो हीलियम आपस में क्यों नहीं जुड़ते, ठीक है, इनको भी आपस में जुड़ना चाहिए। और जब भी कोई चीज जुड़ेगा तो एनर्जी जरूर निकलेगी। अगर मैटर है तो मैटर के पास एनर्जी निश्चित रूप से है, इक्वल टू mc²। आप आइंस्टाइन इक्वेशन जानते हो कि कोई भी मैटर अगर है, मास है जिसके पास, उसके पास एनर्जी जरूर है। तो हीलियम के पास भी मास है, मतलब एनर्जी तो होगी, तो उसको भी आपस में जुड़कर थोड़ा एनर्जी रिलीज कर देना चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ जाना चाहिए और बढ़ जाना चाहिए। भाई जैसे आप मान लो रिच हो, तो और रिच हो जाओ तो बराबर रहेगा ना। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। कोई चीज़ है, मान लो हीलियम स्टेबल है, थोड़ा और स्टेबल हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा। तो फिर क्यों नहीं जुड़ता? जुड़ना चाहिए, एनर्जी रिलीज करना चाहिए। तो इसका आंसर अब आपको बताने चल रहे हैं कि जब कोई एटम नजदीक आता है तो दो टाइप का फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो एटम नजदीक आएगा और बॉन्ड बना लेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, एटम दूर चला जाएगा और बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कोई भी दो एटम, आप भले जानते हो या नहीं जानते, अगर आपसे कोई कह दिया कि ये दो एटम आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, तो एक ही आंसर होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। क्यों बॉन्ड बना रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर दो टाइप के फोर्स होंगे। पहला अट्रैक्टिव फोर्स, कहां पर? इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। रिपल्सिव फोर्स, यहां पर इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में और दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में, मतलब एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस है, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में और दोनों के न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इसको आगे बढ़ाना या ऊपर करना है? यहाँ पर ध्यान दें, इधर ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये
एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान दो बेटा, जब आएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ध्यान दो, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस एक का दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो इफ अट्रैक्टिव फोर्स greater than repulsive force, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और इसका उल्टा if attractive force less than repulsive force, bond not found। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो बॉन्ड बनेगा और अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, नहीं बन रहा है वहां पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। जब आप लोग एक चैप्टर कंप्लीट हो कम से कम एक पेज छोड़ दिया करो, कम से कम एक पेज, उससे ज़्यादा आप छोड़ सकते हो। कारण ये है कि जैसे वहाँ पर हम ही पढ़ा रहे हैं, मान लो हम लोग देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, कुछ नया क्वेश्चन मिले तो उसको एक तरह, या आप ही कहीं पर कुछ नया मिल जाए तो जो छोड़े रहोगे वहाँ पर आप उसको एक कर दोगे। उसको आगे बढ़ाएं, रिमूव कर रहे हैं, चलो। अच्छा, हम लोग जब लोअर लेवल पे पढ़ रहे थे, मतलब 9th-10th लेवल पे, ये बताया गया था कि एटम क्यों जुड़ते हैं, तो आपने ये बताया गया होगा कि अपना आर्कटिक कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, हम ये इसको इग्नोर नहीं करेंगे कि आर्कटिक कंप्लीट करना चाहते हैं। जब ये बांध बनाते हैं उस समय अपना आर्कटिक भी पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। बांध बनाते समय अपना आर्कटिक भी पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटम टेंड टू कंप्लीट देयर आर्कटिक। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड atom tend to complete their object. But this is not so. This is not always so. This is not always so, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा। टेंड मतलब टेंडेंसी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, तो बॉन्ड फॉर्म करते समय अपना आर्कटिक कंप्लीट करने क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जान लो, ये अगर आपसे कहा है BF3, BCl3, AlCl3, CO, SnCl2, यहाँ पर आर्कटिक कंप्लीट नहीं है। और अगर आर्कटिक ही कंप्लीट करना है तो PCl5 और SF4, SF6,
जीनान का ऑलरेडी आपके कंप्लीट है, फिर भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेंडेड ऑप्टिक है। एक्सपेंडेड का मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सपेंडेड ऑप्टिक वाले हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके ठीक पूरा करना के लिए जुड़ते हैं, तो इनको फिर आपके कंप्लीट नहीं जुड़ना चाहिए था। यहाँ पर आपके ऑलरेडी PCl3 बना था, तो इन सबके आउटर मोशन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जीनान का आपके कंप्लीट है, फिर भी बॉन्ड बना रहा है। तो आपके कंप्लीट करना इनकी प्रायोरिटी नहीं, इनकी प्रायोरिटी क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना। हाँ, जब ये बॉन्ड बनाते हैं उस समय इनका ऑप्टिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये इनका रहता है कि स्टेबिलिटी गेन करना, लेकिन उसमें ऑप्टिक भी पूरा हो जाता है। आगे चला जाए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स पे। टाइप ऑफ फोर्स, तो टाइप ऑफ फोर्स की बात करेगा तो यहाँ पर ये जान लो टाइप ऑफ बॉन्ड बल्कि कह रहे हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में ये दो टाइप है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर पोलरिटी, वंडर वॉल फोर्स, यहाँ पर ये तीनों प्राइमरी फोर्स कराते हैं। और ये तीनों सेकेंडरी फोर्स कराते हैं। प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और सेकेंडरी फोर्स में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो प्राइमरी फोर्स कराएंगे और क्या करेगा, सेकेंडरी फोर्स कराएंगे। अब यहाँ पर अगर लोग चर्चा करें तो सबसे पहले लोग चर्चा करेंगे आयनिक बॉन्ड पे। किस पे चर्चा करने जा रहे हैं, आयनिक बॉन्ड पे। तो अगर आयनिक बॉन्ड पे चर्चा करें जिसका कॉन्सेप्ट किया था कोसल ने। कॉन्सेप्ट किसने दिया बेटा, कोसल, बाई कोसल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, विपरीत आवेशित आयन caused by loss and gain of electron. यहाँ पर ध्यान रखना, इधर हम लोग अगर आपसे कहा जाए, ये जो डेफिनेशन है ये 11th लेवल की डेफिनेशन है। जब लोग 11th लेवल पे चैप्टर पढ़ते हैं तब की ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा नहीं कि लेवल टू लेवल डेफिनेशन चेंज होते हैं, डेफिनेशन जो है वही रहती है, लेकिन यहाँ पर हम इतना वर्ड रिमूव करना चाहेंगे। ये ठीक है। परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
चार्ज आयन, मतलब वो आयन जो अपोजिट चार्ज रखते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर बताया हमने आगे लिख दिया कि R बाय लॉ साइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपोजिट चार्ज तो तभी आएगा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा। लेकिन सपोज करो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो सोडियम पर प्लस आ गया और Cl माइनस, Cl पर क्या आ गया, माइनस आया और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया और उस समय उसके कांटेक्ट में Br माइनस आ गया। तो अब Na प्लस और Br माइनस के बीच में भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, दोनों पर अपोजिट चार्ज है या नहीं है भाई? Na प्लस और Br माइनस पर अपोजिट चार्ज है या नहीं है? यहाँ पर अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस बॉन्ड को भी तो आप आयनिक बॉन्ड कहोगे कि नहीं कहोगे? अब आप ये तो नहीं कह सकते सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को Br को दिया नहीं था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन Cl को दिया था। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि जिसको इलेक्ट्रॉन दिया हो उसी को अट्रैक्ट करे। प्रायोरिटी क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि चार्ज अपोजिट होना चाहिए। कैसे आया इसे मतलब हमें नहीं, किसी ने किसी और को दिया, किसी ने किसी और से पाया, लेकिन दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए तो दोनों अट्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे NaCl सॉलिड होता है, यहाँ पर सोडियम के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक ट्रांसपोज हो गया, दोनों का आपसे कंप्लीट हो गया। तो ये Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। यहाँ पर MgO है, MgO सॉलिड, यस बार सॉलिड। मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों इसको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Mg प्लस, यहाँ पर O डबल माइनस, Mg हो गया। यहाँ पर CaF2 की बात कर रहे हैं, CaF2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, कैल्शियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कैल्शियम के 2, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर कैल्शियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, F माइनस, कैल्शियम डबल प्लस, ये F माइनस। यहाँ पर Al2O3 है, यहाँ पर ध्यान रखना, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। एल्युमिनियम के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 एल्युमिनियम 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर O डबल माइनस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, O डबल माइनस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस। ये डॉटेड लाइन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखा रही है। ये आयनिक बॉन्ड है। कंडीशन क्या होगा बेटा, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन अगर देखा जाए तो हम लोग पहला पॉइंट यहाँ देख सकते
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस should be greater than 1.7। जो कंबाइनिंग एटम है उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस मतलब विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है हर एटम एक दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो जो खींच ले जाता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, जो नहीं खींच पाता उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो दोनों का अंतर 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा बेटा, वन एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा हो। और दूसरा, अदर शुड हैव लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का मतलब होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसके कारण कोई भी एटम अपना आउटर इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। तो एक ने आसानी से दिया, एक ने आसानी से लिया, तो जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दो हो गया। तीसरा, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे के 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो वैलेंस शेल ऑफ वन एटम should have 1 or 2 electron, and other atom should have 6 or 7 electron। तो एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए? 1 या 2 होना चाहिए, और दूसरे के आउटर मोस्ट शेल में 6 या 7 होना चाहिए। तो इसको ऊपर कर दें क्या, या बढ़ा मतलब आगे बढ़ा भैया? अब ध्यान देना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आई यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए। एक एटम होना चाहिए फर्स्ट ए और सेकंड ए, और दूसरा होना चाहिए 6A और कहां से भैया 7A। ये फर्स्ट एटम, और ये क्या होगा सेकंड एटम। तो यहां पर अगर ये मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया? मतलब एक एटम अगर फर्स्ट ए से हो या सेकंड ए से हो, और दूसरा 6A या 7A से। अब एक चीज है कि अगर आप पीरियड पढ़े हो तो थोड़ा सा आसानी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, इधर देखो ये है क्या फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कह लो, ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कह लो। यहाँ पर 6 मतलब ये, यहाँ पर 6A 7A लिखा है, तो 16th और 17th ग्रुप कह लो। अगर लॉन्ग फॉर्म आप देख रहे हो तो पहला और दूसरा ग्रुप लॉन्ग फॉर्म में क्या फर्स्ट या सेकंड ग्रुप कहेंगे, और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे 16 और क्या कहेंगे 17। तो पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला लिखा है ये नॉट मेनली पीरियोडिक टेबल के कार्य लिखे हैं, और ये नीचे फर्स्ट या सेकंड जो लिखे हैं ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल के कार्य लिखे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट, दोनों बनाएगा। आयनिक बनाएगा या कोवैलेंट बनाएगा, दोनों बनाएगा।
ये होगा आयनिक बांड। और हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल क्या होगा? कोवैलेंट बांड। ये बेरिलियम ये आयनिक होगा। अदर कंपाउंड ऑफ बेरिलियम, अदर कंपाउंड ऑफ बेरिलियम ये कोवैलेंट होंगे। इधर देखो। और वैसे एक रफ आइडिया आपको दे दें, मेटल और मेटल के बीच में, मेटल और मेटल के बीच में क्या बनेगा? मेटालिक बॉन्ड। क्या बनेगा? मेटालिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल के बीच में नॉन मेटल क्या बनाएंगे? कोवैलेंट। तो यहां पर जो आपने लिखा है हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन कैसा है? नॉन मेटल। इसका मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये दूसरे नॉन मेटल से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, तो ये चीज जानते रहो। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो फिर आगे लैटिस एनर्जी थोड़ा अच्छा होता है। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। इसको बढ़ा दें क्या भैया? चलो यहाँ पर लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो देखा जाए लैटिस एनर्जी क्या है? यहाँ बैठा देंगे लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज on formation of one mole ionic compound. From their constituent current. From their constituent current. Amount of energy released on formation of one more ionic compound from their constituent current. ध्यान रखना, यहाँ पर Na प्लस है, ये Na प्लस गैसियस स्टेट में होगा, Cl माइनस A भी गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर NaCl सॉलिड बनेगा। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी ये -x किलो कैलोरी, इसको आप लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लैटिस एंथैल्पी। रिप्रेजेंट करते हैं U से। थोड़ा सा ध्यान दो, एंथैल्पी, जब एंथैल्पी वर्ड यूज करेंगे तब H लिखेंगे और एनर्जी यूज करेंगे तो U लिखेंगे। बात समझ रहे हैं?
एंथैल्पी में क्या यूज करेंगे सिंबल H और एनर्जी में क्या यूज करेंगे U। तो यहाँ पर केवल H नहीं, ये H तो हमेशा एंथैल्पी कहीं पर भी, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो एंथैल्पी बहुत सारा होता है। तो H जहाँ पर लिखिए इसका मतलब एंथैल्पी, और किस प्रोसेस की एंथैल्पी उसके आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डेल्टा H लिखे ना, तो यहाँ पर हम छोटा सा U लिख देते हैं। तो अब इसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी, और केवल U लिख रहे हो तो क्या होगा बेटा लैटिस एनर्जी। इसको क्या बोलोगे लैटिस एनर्जी, बात है ना कि लैटिस एनर्जी है। और जब हम लोग एंथैल्पी वर्ड यूज करेंगे तो एनर्जी और एंथैल्पी में थोड़ा डिफरेंस होता है। एनर्जी आप चाहे 1 मोल बनाओ, आधा मोल बनाओ, 2 मोल बनाओ, जितना बनाओ एनर्जी है। एंथैल्पी वर्ड के लिए 1 मोल वर्ड यूज करना जरूरी है। जब तक आप 1 मोल वर्ड यूज नहीं करोगे तब तक आप एंथैल्पी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चूंकि हमने यहाँ पर 1 मोल कहा है, यहाँ पे लिखा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने एंथैल्पी वर्ड यहाँ पर एंथैल्पी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो लैटिस एंथैल्पी है मतलब एनर्जी जो जिसको कह रहे हैं, ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ आयन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डेंसिटी के। यहाँ पर लैटिस एनर्जी ऑफ डाइवैलेंट कंपाउंड, डाई यूनिवैलेंट यूनिवैलेंट कंपाउंड, डाइवैलेंट कंपाउंड, डाई यूनिवैलेंट कंपाउंड, यूनिवैलेंट कंपाउंड। इसको आगे बढ़ाना चाहें हम, इसको लाइट है क्या चलाते क्या नहीं तो बैठे अभी वाले हैं। चलो देखो डाइवैलेंट MgO MgF2 NaF। तो लैटिस एनर्जी अगर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 -2 +2 -1 +1 -1। तो MgO का ज्यादा होगा MgF2 से और MgF2 का ज्यादा होगा MgF से। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर LiF, LiCl, LiBr, LiI। Size of an ion increases, lattice energy decreases। यहाँ पर CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI। यहाँ पर क्या होगा
चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ पर नोट करके एक लाइन लिखना पड़ेगा हमें। फॉर लार्जर साइज ऑफ एन आयन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो। फॉर लार्जर साइज ऑफ एन आयन लाइक SO4 double minus, C2O4 double minus, PO4 triple minus, on increase in size of cation lattice energy nearly remains the same. Lattice energy nearly remains same. ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये BeSO4 है, MgSO4 है, CaSO4 है, SrSO4 है और BaSO4 है। Size of cation increases, but lattice, you मतलब lattice energy is nearly same. Nearly क्या टर्म सेम है, तो lattice energy बढ़ रही है, लेकिन साइज बढ़ रही है कैटायन की, लेकिन lattice energy क्या है, सेम है। क्यों सेम भैया? एनायन की साइज देखो, SO4 डबल माइनस है, एनायन है तो एनायन बड़े साइज का है, तो कैटायन की साइज में चेंज से lattice energy पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज की कहानी एक खत्म करते हैं। कल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट, बॉन्ड हाइपर साइकिल, ये सब पढ़ाएंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो वो बॉन्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे